क्या है, इसे किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें दिया है द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ऐसे सभी प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखें और सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने के लिए जरूरी हो, उन सभी प्रोसेसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। इसको अगर हम दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ऐसे सभी प्रोसेसेस जो इकट्ठे मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको अलाइव यानी कि जिंदा रखें और उनकी बॉडी को मेंटेन रखें, ऐसे सभी प्रोसेसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पल क्या होंगे, यहाँ पर हमें दिए हैं। इसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन यानी फूड, या फिर हम कह सकते हैं पोषण। सेकंड है इसमें रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना। इसके बाद थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, जो भी न्यूट्रिशन यानी फूड है उसको सभी बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचाया जाए, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट है इसमें एक्सक्रीशन, जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल बचा उसको एक्सपेल करना यानी कि बॉडी से बाहर निकालना। तो किसी भी लिविंग थिंग को अलाइव रहने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए इन चारों लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करना होता है। इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से, नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पर है न्यूट्रिशन। सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूट्रिशन क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। सो यहाँ पर दिया है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसमें हम फूड से न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, जो भी हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें होती हैं, उन सभी चीजों को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सभी होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये मिलते कहाँ से हैं हमें, ये मिलते हैं जो फूड हम खाते हैं उससे। सो न्यूट्रिशन की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ये। इसके बाद आते हैं यहाँ पर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के तरीके, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रिशन के टाइप। न्यूट्रिशन के टोटल दो तरीके होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। इसमें पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ये क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं यानी बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। और सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे वाटर हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें इन्वायरमेंट या अर्थ से सिंपली मिल जाए। इनसे ये अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस यानी कि धूप की मौजूदगी में। और इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वाटर और CO2 से। इसके बाद आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। ये क्या होता है, इन दिस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए। इसके एग्जाम्पल से आप इजीली समझ पाओगे। एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन बींग्स, अमीबा, लायन, टाइगर, डोंकी, ये सभी क्या है, दूसरी चीजों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। ह्यूमन बींग यानी मैं और आप किस चीज पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। जो भी व्हीट, राइस, मेज या फिर जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं हमें। हम अपना फूड प्रिपेयर खुद से नहीं कर सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करें, उन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉफिक। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में पोषण कैसे होता है। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण होता है गाइस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। सो यहाँ पर हमें दिया है द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है गाइस जिसमें ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स H2O यानी कि वाटर और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करते हुए फूड मटेरियल तैयार करते हैं C6H12O6। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन दोनों की प्रेजेंस यानी कि मौजूदगी में इन दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ये फूड मटेरियल
तैयार होता है। बिल्कुल सिंपल है। और अगर हम चाहें फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन लिखना तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर क्या है, दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड सनलाइट और क्लोरोफिल इन दोनों की प्रेजेंस में फूड मटेरियल तैयार करते हैं C6H12O6। ये फॉर्मूला होता है गाइस ग्लूकोज का। यही ग्लूकोज ऑर्गेनिक मटेरियल, यही होता है प्लांट का फूड। इसके साथ मिल जाती है गाइस ऑक्सीजन। सो बिल्कुल सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर, ये दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं ग्लूकोज, प्लांट का फूड, और बच जाती है ऑक्सीजन जो बाद में प्लांट से बाहर निकल जाती है। फोटोसिंथेसिस में ही हमें आगे दिया है इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या इवेंट होते हैं, इवेंट यानी कि घटनाक्रम, क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले प्लांट में जो क्लोरोफिल होती है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है यानी कि सोख लेती है। इसके बाद सेकंड है कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी इसको चेंज किया जाता है उसके बाद केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H एंड O। इसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं गाइस, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, H2O, ये होता है वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल में जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इनको स्प्लिट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। इसकी हमें केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये होगा H2O। केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, H2 प्लस में O2। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका रिडक्शन होता है गाइज। रिडक्शन कब होता है, या तो ऑक्सीजन हट जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है कार्बन और ऑक्सीजन, रिएक्शन होने के बाद अगर आप इसे देखोगे तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। सो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ गई। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था उसमें कंडीशन थी ना, ऑक्सीजन हट जाए तो भी रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी रिडक्शन होगा। सो यहाँ पर जुड़ जाती है हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है और प्लांट का फूड बन जाता है। सो इन तीनों पॉइंट से आप ये तो समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस में इवेंट्स यानी कि घटनाक्रम किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट पेज पर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। पीछे वाले पेज पर पढ़ा था क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो क्लोरोफिल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये है हमारा एक प्लांट, इस प्लांट की ये है एक लीफ। इस लीफ के क्रॉस सेक्शन पार्ट को जो डेप्थ होती है, जो मोटाई होती है, इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे। जूम करने पर सबसे ऊपर हमें एक लेयर मिलेगी, इस तरह की एक लेयर होगी। इस लेयर को कहा जाता है क्यूटाइल। जो लीफ का सबसे अपर वैक्सी पार्ट होता है वो हो गया क्यूटाइल। इस क्यूटाइल के नीचे गाइज होते हैं सेल्स, इस टाइप के सेल्स होते हैं। ये सेल्स होते हैं गाइज एपिडर्मिस। ये वाले सेल्स हो गए एपिडर्मिस। इन एपिडर्मिस के नीचे होते हैं प्लांट सेल्स, जो आपने क्लास 9th में प्लांट सेल्स पढ़े थे, बिल्कुल वही। इन प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं गाइज क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनल होता है। सभी प्लांट सेल्स के अंदर ऑर्गेनल होता है ग्रीन कलर का, इस टाइप का ये ऑर्गेनल होता है सभी प्लांट सेल्स के अंदर ग्रीन कलर का। इस ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है, इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। सो यहाँ पर दिया है क्लोरोप्लास्ट। दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल। इट कंटेन क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर। इनमें क्लोरोफिल होती है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। सो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्लोरोफिल से रिलेटेड। इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या फिर कहें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे गाइज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सो यहाँ पर है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम पीछे वाले पेजेस पर पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स पर। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है सैप्रोफाइटिस न्यूट्रिशन, सेकंड होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन।
तीनों टाइप्स को एक एक करके समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेफ्रोफाइटिस न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्राप्त करता है डेड या फिर डिकेइंग, मरे हुए या फिर सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बैक्टीरिया और फंगाई। जो बैक्टीरिया और फंगाई होता है, मरे हुए या फिर सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर्स को ये फूड बना लेते हैं और इसी टाइप के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेफ्रोफाइटिस न्यूट्रिशन। अब आते हैं सेकंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पर। ये क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। न्यूट्रिशन का वो तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिना उसको किल किए, बिना उसको जान से मारे। इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जो है मॉस्किटो और टेपवर्म। मॉस्किटो क्या करता है? ह्यूमन से, किसी भी इंसान से ब्लड यानी कि फूड ले लेता है बिना उसको जान से मारे। बिल्कुल इसी तरह से टेपवर्म है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, हमारे अंदर होता है। ये हमारी बॉडी से ही फूड लेता है, न्यूट्रिशन लेता है या फिर कहें पोषण लेता है। ये हमको किल नहीं करता, विदाउट किलिंग ये अपना फूड ऑब्टेन कर लेता है। सो बिल्कुल सिंपल है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले ले बिना उसको किल किए, बिना उसको जान से मारे, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहा जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे मॉस्किटो और टेपवर्म। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें दिया है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी लिक्विड या फिर सॉलिड इनका इंजेशन किया जाए, यानी कि इन्हें खाया जाए, उसके बाद डाइजेस्ट किया जाए, डाइजेशन हो, पचाना, उसके बाद एब्जॉर्प्शन यानी कि सोखना, और उसके बाद एसिमिलेशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। इसको बिल्कुल सिंपली अगर कहें तो सिंपल हो जाएगा, खाना, उसके बाद उसे पचाना, बॉडी में एब्जॉर्ब कराना, और एसिमिलेशन यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना, उसी को कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल से समझ जाएंगे ये किन किन में होता है, एनिमल्स में और ह्यूमंस में। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, पचाते हैं, बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। सो इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन के साथ हमारे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के तीनों टाइप्स हो जाते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे गाइस न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस यानी कि इंसानों में, आप में और मुझ में न्यूट्रिशन या फिर कहें पोषण किस तरह से होता है। सो यहाँ पर है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, आप में, मुझ में और जो भी इंसान है उसमें किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। ये इसका डायग्राम है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सभी कॉन्सेप्ट को डायग्राम के साथ। तो इसमें सबसे पहले आता है माउथ। माउथ से हम फूड को इनटेक करते हैं, इनटेक यानी कि अंदर लेते हैं माउथ के। उसके बाद माउथ में ही जो टीथ होते हैं उनका काम होता है। टीथ क्या करते हैं? ब्रेक द फूड, जो भी हमने फूड लिया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देते हैं। इसके बाद रोल आता है गाइस टंग, जो कि माउथ में ही होती है। टंग का रोल क्या होता है? टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, जो भी हमने फूड लिया है उसको टेस्ट करना और उसको रोल करना, इधर से उधर करना, ये काम होता है टंग का। ये तो बिल्कुल सिंपल स्टेप थे। जब फूड रोल हो रहा होता है तो होता है इंपॉर्टेंट काम सलाइवरी ग्लैंड्स का। जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करते हैं या फिर कहें प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। सो सलाइवरी ग्लैंड्स पैदा करते हैं यहाँ पर सलाइवा को, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा यानी कि लार। कुछ टेस्टी फूड के बारे में सोचोगे तो अपने आप आपके मुंह में आ जाएगा सलाइवा या फिर कहें लार। सो आगे दिया है सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमिलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर। जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज। ये सलाइवरी एमिलेज जो हमारा फूड होता है, फूड को हम यहाँ पर कहेंगे बायोलॉजिकल, जो हम फूड लेते हैं वो होता है स्टार्च। इस स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। सो फूड को हमने यहाँ पर कहा है स्टार्च। जो भी हमारा फूड होता है उसको सिंपल शुगर में या फिर कहें ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को सिंपली हम यहाँ पर समझ लेते हैं। स्टार्च यानी कि ये होता है फूड। ये फूड सलाइवरी एमिलेज के साथ मिक्स होता है और चेंज हो जाता है शुगर में या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज।
इसमें ये चेंज हो जाता है। अगर सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये हमारे माउथ में कई जगह पर होते हैं, माउथ के ऊपर वाले पार्ट में भी होते हैं और जो हमारी टंग होती है उसके नीचे भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो जो भी ये प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ये सभी हमारे माउथ में हुआ। माउथ के बाद गाइस फूड जाता है ईसोफेगस में। इसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। माउथ में फूड सलाइवरी एमिलेज के साथ मिक्स होके चेंज हो जाता है शुगर में। उसके बाद काम आता है गाइस ईसोफेगस का। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। ये है हमारा माउथ, इसके नीचे ये वाली जो पाइप है ये है ईसोफेगस जो कनेक्ट होती है स्टमक से। सिंपली वो पाइप जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है उसी को कहा जाता है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। सो इसमें हमें दिया है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ईसोफेगस फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के साथ। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा फूड है, ये फूड हमारा फूड पाइप के अंदर है। ये फूड पाइप जो होती है ऊपर की साइड से ये कॉन्ट्रैक्शन करती है यानी कि सिकुड़ती है। ऊपर की साइड से ये सिकुड़ेगी और नीचे की साइड से ये फैलने लगेगी। नीचे की साइड से फैलेगी तो जो फूड ऊपर की तरफ है वो धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और इसी तरह से वो स्टमक में पहुंच जाता है। इस पाइप की जो वॉल्स यानी दीवारें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ती हैं और रिलैक्स यानी कि फैलती हैं। इसी मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट से ये फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसफर कर देती हैं। सो अब फूड आ गया है ईसोफेगस से स्टमक में। स्टमक को डायग्राम में देख लेते हैं। सो ये है यहाँ पर स्टमक। इसमें हमें पहला पॉइंट दिया है स्टमक इज लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट। स्टमक एक बड़ा ऑर्गन होता है, जैसे ही फूड इसमें एंटर करता है ये एक्सपेंड करने लगता है यानी फैलने लगता है। अब सेकंड पॉइंट दिया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स स्टमक के अंदर होता है। जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस, इस जूस को ये रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। इसी में आगे दिया है गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब इन तीनों चीजों का काम क्या होता है स्टमक के अंदर, इसको समझ लेते हैं। पहले समझते हैं HCl को। HCl का काम क्या होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक। स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाना। सेकंड है किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। जो भी ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में फूड आया है उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको ये किल कर देता है। ये दो मेन काम होते हैं HCl के स्टमक के अंदर। बात आती है पेप्सिन की। पेप्सिन का क्या काम होता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। जो फूड हमने लिया है उस फूड के अंदर जो भी प्रोटीन्स होते हैं, पेप्सिन उन प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है और पेप्सिन हमेशा वर्क करता है एसिडिक मीडियम में। सो सबसे पहले HCl ने मीडियम को एसिडिक कर दिया। इस मीडियम एसिडिक होने पर पेप्सिन ने प्रोटीन्स जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट हैं उसको इसने एमिनो एसिड में चेंज कर दिया। थर्ड है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस स्टमक की इनर लिनिंग यानी स्टमक की अंदर वाली वॉल्स या फिर कहें अंदर की जो दीवारें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है HCl से। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर म्यूकस ना हो तो ये हमारी स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है या फिर कह सकते हैं उनको बर्न कर सकता है, जला सकता है। ये सारा प्रोसेस हुआ है अभी तक स्टमक में। अब आगे के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब फूड आएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है स्टमक, इस पाइप के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाएगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉइंट दिया है इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में होता है फूड का कंप्लीट डाइजेशन। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तभी काम होता है लीवर का। लीवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। लीवर दो चीजें प्रोड्यूस करता है, बनाता है, बाइल जूस और बाइल साल्ट। इन दोनों का काम क्या होता है, यहाँ पर दिया है बाइल जूस के बारे में। सबसे पहले इट मेक्स द फूड अल्कलाइन। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है ये इसको अल्कलाइन कर देता है यानी कि बेसिक में चेंज कर देता है। उसके बाद बाइल सॉल्ट का काम क्या है, ब्रेक द लार्ज फैट ग्यूबुल्स।
जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इस तरह से होता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, ये इन ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। आगे है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? इट स्टोर बाइल जूस एंड सोल्ट। जो भी लीवर में दोनों चीजें बनी हैं, बाइल जूस और बाइल साल्ट, ये दोनों कहां पर स्टोर होती हैं? गॉल ब्लैडर में। सो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एंटर करता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और बाइल साल्ट, ये दोनों चीजें फूड के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती हैं। और जो फूड होता है, बाइल जूस फूड को एल्कलाइन कर देता है, और बाइल साल्ट जो फूड में फैट ग्लूबोल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हो गया है अल्कलाइन यानी कि बेसिक। अब काम होता है गाइस पेनक्रियाज का। ये है यहाँ पर पेनक्रियाज, जो कि स्टमक के नीचे आपको दिखाई दे रहा है। पेनक्रियाज दो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। दोनों का काम क्या है ये देख लेते हैं। ट्रिप्सिन ये सिमिलर साउंड करता है पीछे जो हमने पेप्सिन पढ़ा था उससे। सो दोनों का काम भी एक ही है और दोनों की साउंड भी एक ही है। ट्रिप्सिन पेप्सिन काम भी एक ही है। ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन काम करता है, जो प्रोटीन होता है उसको एमिनो एसिड में चेंज करता है। बिल्कुल यही काम पीछे वाले पेज पर पेप्सिन कर रहा था स्टमक के अंदर, ट्रिप्सिन इसे करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेंक्रियाज में जो दोनों एंजाइम्स बनते हैं वो उनको भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ साथ। सो यहाँ पर ट्रिप्सिन आकर जो भी प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। सेकंड है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है? इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो भी फैट यहाँ पर इमल्सिफाई किया था बाइल सोल्ट ने, उस फैट को लाइपेज ब्रेक कर देता है। किसमें ब्रेक करता है? जो भी फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ये यहाँ पर एक पॉइंट और बता देता हूं, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये वर्क करता है सिर्फ बेसिक मीडियम में। सो बाइल जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अल्कलाइन यानी कि बेसिक करता है, उसके बाद ही ये ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। सो ये सारा प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आगे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, उसको समझने के लिए चलते हैं आगे वाले पेज पर। माउथ में स्टार्च हो जाता है शुगर में चेंज, या फिर कहें ग्लूकोज में। किसकी वजह से? सलाइवरी एमिलेज एंजाइम की वजह से। इसके बाद जो फैट होता है वो चेंज हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये होता है चेंज लाइपेज एंजाइम की वजह से। उसके बाद प्रोटीन चेंज हो जाता है एमिनो एसिड में। कुछ प्रोटीन स्टमक में चेंज हो जाता है पेप्सिन की वजह से, पेप्सिन एंजाइम की वजह से। और बचा हुआ प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन से एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है ट्रिप्सिन की वजह से, ट्रिप्सिन एंजाइम की वजह से। अब जो ये वाला फूड है ये जाएगा बॉडी के सभी सेल्स तक। कैसे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये प्रोसेस होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं गाइज विली। विली क्या होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स, then the blood vessels take the food to each and every cell of the body। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है विली। सपोज कीजिए ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर इस टाइप में फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है विली। इन विलीज की वजह से सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ जाता है। विलीज फूड को एब्जॉर्ब करती हैं और उसे सप्लाई कर देती हैं ब्लड वेसल्स को। ब्लड में ये फूड को ट्रांसफर कर देती हैं। उसके बाद ब्लड फूड को बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। बात आती है जो हमने फूड लिया था, क्या उस फूड का हम 100% डाइजेशन कर लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम उसका कुछ पार्ट डाइजेस्ट कर लेते हैं और कुछ पार्ट वेस्ट बचता है। तो जो वेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा उसका क्या होता है? वो वेस्ट पार्ट आता है गाइस स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। सो इसमें दिया है द अनअब्सॉर्ब्ड फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल्स एब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वाला फूड एब्सॉर्ब हो जाता है विलीज के थ्रू। अब जो वेस्ट मटेरियल बचा वो आ जाता है गाइस लार्ज इंटेस्टाइन में, इस वाले इंटेस्टाइन में।
जो भी वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो भी बचा हुआ मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है वाया एनस के थ्रू। सो इस तरह से होता है ह्यूमंस में फूड का प्रोसेस या फिर कहें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस।